अंडर 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के स्वाध्याय के प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके पहले हम 21 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में 22वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। 22वां प्रश्न, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है? तो आश्रित जल यानी शुद्ध जल, यानी उसके अंदर कोई आयन नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा का जल यानी अम्लीय वर्षा होती है, तो वर्षा के जल में अम्ल होता है, इसलिए उसके अंदर आयन उत्पन्न होते हैं, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो हम लिखेंगे कि आश्रित जल के अंदर कोई आयन नहीं होते, कारण कि वह शुद्ध जल होता है, इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा के जल में अम्ल होता है, इसलिए उसके अंदर H+ आयन उत्पन्न होता है, इसलिए वह विद्युत का चालक होता है। प्रश्न नंबर 23, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पर यानी कि अम्ल जो है वो क्या है, ड्राई है, शुष्क है, क्योंकि जल जो है वो उसकी अनुपस्थिति है। तो जल की अनुपस्थिति होगी तो उसके अंदर यानी कि अम्ल के अंदर H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वह अम्लीय गुणधर्म नहीं रखता है। कारण कि अम्लीय गुणधर्म के लिए H+ आयन उत्पन्न होना जरूरी है, इसलिए अम्ल जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वह अम्लीय गुणधर्म नहीं रखता है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि अम्ल जल की अनुपस्थिति में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वह अम्लीय गुणधर्म नहीं रखता, क्योंकि अम्लीय गुणधर्म के लिए H+ आयन उत्पन्न होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 24, 5 विलयनों A, B, C, D, E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? पर आपको यहाँ पे बताना है कि उदासीन होगा, प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि जो pH मापक्रम स्केल है, तो यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14, यहाँ पर H+ आयन, यहाँ पर OH- आयन। तो यहाँ पर क्या होता है कि उदासीन है, तो उदासीन कौन होता है? तो जिसकी pH का मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो pH = 7, यानी जिसकी pH का मान 7 है वह उदासीन होगा। तो यहाँ पर उदासीन कौन सा विलयन होगा? तो यहाँ पर देखना है हमें कि D जो है वह उदासीन है, कारण कि यहाँ पर A की pH 4 दी है, B की pH 1 है, C की pH 11 है और D की pH 7 है। तो 7 जो होगा वो उदासीन होगा। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरा B प्रबल क्षारीय है। तो प्रबल क्षारीय का मतलब कि जिसके अंदर OH आयन ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं प्रबल क्षारीय। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि क्षार की pH 7 से ज़्यादा होती है,
तो 7 से ज़्यादा वाले हमारे पास 2 विलयन है, एक 9 वाला और एक 11 वाला। तो हमें मालूम है कि प्रबल क्षारीय कौन होगा, जिसके अंदर OH ज़्यादा होगा। तो OH 11 वाले विलयन में ज़्यादा होगा, तो इसलिए वह विलयन आएगा C। तो यहाँ पर प्रबल क्षारीय विलयन की pH होगी 11 और वो आएगा C। तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि दुर्बल क्षारीय कौन है। तो दुर्बल क्षारीय जिसकी pH का मान 9 है, तो वो विलयन है E। तो वो होगा हमारा दुर्बल क्षारीय। अब हमको बताना है प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय। तो प्रबल अम्लीय उसको कहते हैं जिसमें H+ ज़्यादा होता है, और दुर्बल अम्लीय उसको कहते हैं जिसके अंदर H+ कम होता है। तो हमें मालूम है कि अम्ल की pH 7 से कम होती है, तो 7 से कम वाला हमारे पास 4 और 1 pH वाला विलयन है। तो यहाँ पर H+ किसके अंदर ज़्यादा होगी, तो 1 वाले विलयन में, तो वो 1 वाला विलयन होगा B। तो प्रबल अम्लीय विलयन जिसकी pH 1 होगी, तो वो होगा हमारा B विलयन। और दुर्बल अम्लीय विलयन यानी जिसकी pH का मान 4 होगा, वो हमारा दुर्बल अम्लीय विलयन होगा, तो वो होगा हमारा A विलयन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि pH के मान को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे क्या होता है कि pH का मान बढ़ता है, वैसे वैसे H+ आयन की सांद्रता घटती है। तो हमें आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब कि जिसके अंदर H+ सबसे कम है उसको पहले लिखना है। तो 11 वाले pH में H+ सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा 9 में, फिर होगा 7 में, और फिर होगा 4 में, और सबसे ज़्यादा H+ होगा 1 pH वाले विलयन में। तो यहाँ पर हमारा आएगा C, फिर उसके बाद आएगा हमारा E, और फिर उसके बाद आएगा D, और फिर उसके बाद आएगा A, और फिर उसके बाद आएगा B। तो CEDAB क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे। प्रश्न नंबर 25, परख नली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। यानी हमारे पास 2 परख नली है, एक A है और एक B है। A और B के अंदर हमको समान माप की क्या लेनी है, मैग्नीशियम की पट्टी। अब क्या करना है कि परख नली A में आपको HCl डालना है, और परख नली B के अंदर एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है, तो किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। तो यहाँ पर देखिए कि अम्ल धातु के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि लवण बनेगा। तो यहाँ पर लवण बनेगा Mg, और यहाँ पर CH3COO ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि HCl प्रबल अम्लीय है और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्लीय है। तो इसका मतलब कि HCl प्रबल अम्लीय है, इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, तो उसके अंदर बुदबुदाहट आपको अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आएगा परख नली A
में आपको बुदबुदाहट अधिक देखने को मिलती है। तो आपको लिखने का कि परक नली ए में HCl प्रबल अम्लीय होने से उसके अंदर हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए उसमें अधिक बुदबुदाहट देखने को मिलती है। जबकि परक नली बी में एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH दुर्बल अम्ल है, इसलिए उसमें कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए उसके अंदर आपको कम बुदबुदाहट देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 26, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम pH स्केल बनाएंगे। अब यहाँ पर 7, 14, 0, H+, OH-। अब कह रहा है कि ताजे दूध की pH कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 होती है। और अब कह रहा है कि दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो यहाँ पर देखिए ताज़ा दूध की pH 6 है, तो वो साधारण अम्लीय है, लेकिन जब वो दही बनेगा तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे वो अम्लीय हो जाता है, इसलिए उसकी pH का मान 6 से कम हो जाता है। तो 6 से उसका मान घट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ताजे दूध की pH 6 है, लेकिन जब वह दही बनेगी तो उसकी pH का मान 6 से घट जाता है, कारण कि ताज़ा दूध साधारण अम्लीय है और जबकि दही अम्लीय होता है, इसलिए उसकी pH 6 से घट जाती है। 27वां प्रश्न है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। प्रश्न ए, ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। यानी कि एक ग्वाला है जो ताजे दूध की pH 6 है, अब उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देता है और बेकिंग सोडा मिलाकर उसकी pH थोड़ा क्षारीय बना देता है। यानी समझ लीजिए कि लगभग वो 8 के आसपास उसकी pH कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है, कारण कि ऐसे दूध को बिगड़ने में समय ज़्यादा लगता है, कारण कि दूध तब बिगड़ता है जब वो खट्टा होता है, यानी जब उसके अंदर अम्लीय गुणधर्म आता है। तो क्षारीय दूध को अम्लीय बनने में समय अधिक लगेगा, तो इसलिए वह ताजे दूध की pH को 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय कर देता है, जिससे उसको बिगड़ने में समय ज़्यादा लगे। बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, कारण कि ऐसे दूध को पहले क्षारीय से उदासीन होना पड़ता है और बाद में वह अम्लीय बनता है, इसलिए उसको समय अधिक लगता है। तो ऐसे दूध को दही बनने में समय क्यों अधिक लगता है, कारण कि क्षारीय दूध को दही बनने के लिए पहले उदासीन होना पड़ता है और बाद में वह अम्लीय बनता है, इसलिए उसको समय अधिक लगता है। नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसे आर्द्ररोधी यानी नमी रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, कारण कि नमी के अंदर पानी होता है, तो यह पानी के साथ प्रक्रिया करके CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम बनाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखना चाहिए, कारण कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी में रहे पानी के साथ
प्रक्रिया करके जिप्सम बना देता है, इसलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी यानी नमी रोधी बर्तनों में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनता है और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पर पहला उदाहरण लेंगे। अम्ल के रूप में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक के रूप में लेंगे NaOH। तो यहाँ पर लवण बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। दूसरा उदाहरण लेंगे, अम्ल के रूप में लेंगे यहाँ पर देखो अम्ल के रूप में हम लेंगे HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और क्षारक के रूप में लेंगे KOH। तो यहाँ पर लवण बनेगा KNO3 और पानी बनता है। तो इस प्रकार से हम 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अम्ल की प्रक्रिया क्षारक के साथ करने पर लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा और पानी बनता है। दूसरा उदाहरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और H2O यानी पानी बनता है। तीसरा प्रश्न, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडा का उपयोग कागज, कांच और साबुन बनाने में, कठोर पानी को नरम बनाने में और घरों में साफ सफाई के लिए होता है। तो हम लिखेंगे कि धोने के सोडा का उपयोग कागज, कांच, साबुन बनाने में, कठोर जल को नरम बनाने में और घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडा का उपयोग, तो खाने के सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि बेकिंग सोडा में एक खाने वाला अम्ल मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, केक और पाव रोटी को स्पंजी और मुलायम बनाने में और अग्निशमन के रूप में यानी आग को बुझाने में और एसिडिटी को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, केक और पाव रोटी को स्पंजी और मुलायम बनाने के लिए, अग्निशमन के रूप में और एसिडिटी को दूर करने में होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे।